8 क्या 12.2। 7 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। 16 त्रिभुजाकार टाइलों से फर्श पर एक डिजाइन बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा भी ज्ञात करना है। फर्श में त्रिभुजाकार टाइलें, टाइलों की संख्या है 16। प्रत्येक टाइल की माप वो दी गई है हमें 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करके उस क्षेत्रफल को यदि 16 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण टाइलों का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे, अतः हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अर्ध परिमाप के लिए हमें भुजाओं को ए, बी और सी के सापेक्ष लेना होगा। माना भुजा ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। तीनों माप हमें क्लियर हो गई। अब हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। टाइल का अर्ध परिमाप, टाइल क्योंकि त्रिभुजाकार है, टाइल का अर्ध परिमाप S बराबर, S के लिए होता है A प्लस B प्लस C बटा 2, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई के योग का आधा, बराबर A के लिए 9 प्लस 28 प्लस 35, सारी माप सेंटीमीटर में है, बटा 2। 9 और 28 होता है 37 और 37 और 35 होता है 72, बराबर 72 सेंटीमीटर बटा 2। 72 में 2 का भाग जाता है 36 बार। अर्ध परिमाप हमें 36 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। हीरोन के सूत्र से टाइल का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से टाइल का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बराबर, आगे हम मान रख लेते हैं। S के स्थान पर रखते हैं 36 माइनस 9 A वाली भुजा, 36 माइनस 28 B वाली भुजा और 36 माइनस 35 C वाली भुजा। हमें तीनों भुजाओं की मापों को S के सापेक्ष घटा दिया है, बराबर। जब इसे आगे हल करते हैं 36 के लिए 36 कोष्ठक घटेगा गुणा 36 में से 9 घटते हैं तो 27 प्राप्त होता है। हम लिखें इसे 27
गुणा 36 में से 28 जाता है तो 8 प्राप्त होगा, और गुणा 36 में से 35 घटाने पर 1। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, अतः टाइल की माप सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इन्हें 36 को 9 गुणा 4 लिख सकते हैं, और 27 को लिखा जा सकता है 9 गुणा 3 बराबर रूट 36 के लिए 9 गुणा 4 गुणा 27 के लिए 9 गुणा 3 गुणा 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4। 4 के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 का और इस 4 का आसानी से युग्म बनाया जा सकता है। एक के साथ गुणा करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ एक को नेग्लेक्ट कर दिया बराबर, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर दोनों 9 का एक युग्म बन गया, अतः युग्म में से हमने एक अंक बाहर निकाल लिया, गुणा 4 का भी एक युग्म बन गया, अतः हमने 4 को बाहर निकाला। इधर हमारे पास रूट में है 3 गुणा 2 बच गया, तो 2 गुणा 3 इन्हें लिखकर और वर्ग सेंटीमीटर। 9 गुणा 4 बराबर 36, और रूट में प्राप्त होता है 2 गुणा 3 6 वर्ग सेंटीमीटर। अंडर रूट 6 को हम लगभग मान के रूप में लिखेंगे, तो लगभग मान हमारा लगभग जैसे 24 का यानी 2.4 का हो जाएगा 5.76, और 2.5 का होता है 6.25, तो ये 2.4 और 2.5 के थोड़ा बड़ा होगा, लगभग प्राप्त होता है, तो इसके लिए लिखेंगे हम। अतः अंडर रूट 6 को हम लिख पाएंगे 2.46 36 गुणा 2.46 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 6 बराबर 2.46, तो अंडर रूट 6 के स्थान पर हमने 2.46 का प्रयोग किया है। 36 को गुणा कर लेंगे हम 2.46 से, 36 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 72 तो सापेक्षता में आ जाता है, दशमलव के बाद में 46 से गुणा करना है, तो 36 गुणा 2.46, 36 को 6 से गुणा करने पर 216, 36 को 4 से गुणा करने पर 144, और 36 को 2 से गुणा करने पर 72। 6 का 6 5, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 7 और 1 8, यानी कि 88.56 बराबर 88.56 वर्ग सेंटीमीटर। लगभग मान प्राप्त हो रहा है वो वर्ग सेंटीमीटर में हो रहा है, इस दशमलव में है, इसलिए हमने यहाँ लगभग में मान ज्ञात करते हैं। यदि दशमलव में आता है तो ये वाला मान केवल एक टाइल के लिए प्राप्त हुआ है। यदि हमें 16 टाइलों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसके लिए 16 से गुणा करेंगे। एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 88.56 वर्ग सेंटीमीटर। टोटल हमें टाइलों की संख्या दी गई थी 16, अतः 16 टाइलों का क्षेत्रफल 16 टाइलों का क्षेत्रफल 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 88.56 गुणा 16। इन्हें जब हम 16 से गुणा करेंगे तो 16 6 96, 96 का 6 हासिल 9, 16 पंजे 80 और 9 89 अर्थात हासिल 8, 16 8 128 और 8 136 हासिल लगेगी 13, और 16 8 128 और 13 अर्थात 141। दशमलव के बाद में 2 अंक थे तो लगभग
1416.96 वर्ग सेंटीमीटर मान प्राप्त होगा। ये 16 टाइलों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है टाइलों पर 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा प्राप्त होता है। टाइलों पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का खर्चा। बराबर 50 पैसे। 1416.96 वर्ग सेंटीमीटर। 1416.96 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्चा। 50 पैसे को हम 1/2 रुपया भी कह सकते हैं। यहाँ लिख सकता हूँ बराबर 1/2 रुपये। अतः 1/2 गुणा 1416.96 वर्ग सेंटीमीटर। इन्हें 2 से काटेंगे तो 14 की जगह 7, 0, 8 और दशमलव 96 में 2 अर्थात 48। इसका अर्थ है 708 रुपये 48 पैसे। अब अगर ये 50 पैसे से ज़्यादा होता तो हम इसको 9 रुपये बना देते, लेकिन क्योंकि 50 रुपये से कम है अतः लगभग मान में हम लिखेंगे। ये तो रुपये में एक्यूरेसी में मान प्राप्त हुआ है और हम लिखेंगे 708 रुपये लगभग, क्योंकि जब दशमलव में मान प्राप्त होता है तो हमें एक्यूरेसी अर्थात पूर्ण मान नहीं होकर लगभग मान प्राप्त होता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः फर्श पर फूलों के डिजाइन का खर्चा लगभग 708 रुपये होगा। इस तरह हम इसी तरह के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 9 और अंतिम। एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब होता है जिसकी समान। 9वां क्वेश्चन, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समलंब के आकार वाले खेत में हम रचना करते हैं। एक 25 मीटर और दूसरी जो दूसरी समांतर भुजा है वो 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। एक भुजा को हम 14 मीटर मान लेते हैं, 14 मीटर, और एक भुजा को हम मान लेते हैं 13 मीटर। अब इस समलंब त्रिभुज को हम एक समांतर चतुर्भुज में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसे नाम दिया ए, बी, सी और डी। बी सी के समानांतर एक भुजा की रचना करते हैं, जिसे हम इस तरह मिला देते हैं। यह भुजा भी हमें 13 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमने जो रचना की है वो रचना एक समांतर चतुर्भुज को दर्शाती है। अब इसकी जो टोटल दूरी थी वो टोटल थी वो दे रखी थी हमें 25 मीटर, क्योंकि ऊपर वाली दूरी 10 मीटर है, अतः इसकी ये वाली दूरी होगी 10 मीटर और ये वाली दूरी जो बची हुई होगी 25 में से, तो ये 15 मीटर स्वतः ही होगी।
ये वाली दूरी प्राप्त होगी हमें, ये इसकी ऊंचाई प्राप्त होगी, त्रिभुज का ये वाला ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा। अतः त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें प्राप्त है, एक 14 मीटर, 13 मीटर और 15 मीटर। जबकि समांतर चतुर्भुज का हमें आधार दे रखा है, उसकी ऊंचाई का हमें अभी स्पष्ट पता नहीं है। इसको हल करते हैं। दिया गया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसकी समांतर भुजाएं 10 मीटर व 25 मीटर है। असमांतर भुजाएं यानी जो समांतर नहीं है, असमांतर भुजाएं 13 मीटर व 14 मीटर है। BC के समांतर, BC के समांतर एक भुजा और जो D से खींची गई है उसे E नाम दे दें। एक भुजा DE की रचना करते हैं। चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है उस कंडीशन के अनुसार हमने जो दिया है BC समानांतर है DE के, BC समानांतर है DE। इस कारण दोनों समांतर है, इसी कारण अब ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बन गई। BE बराबर और BC, अतः जितनी माप BC की होगी वही माप DE की होगी। ADE एक विषम बाहु त्रिभुज प्राप्त होता है, जबकि EBCD या फिर BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज AED में माना A बराबर 13 मीटर, B बराबर 14 मीटर और C बराबर 15 मीटर। तीनों भुजाएं हम मान चुके हैं A, B और C के सापेक्ष। अर्ध परिमाप S ज्ञात करना है। अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मान 13 मीटर, B का मान 14 मीटर और C का मान 15 मीटर। तीनों का हमें आधा करना है। 13 और 14 27 और 15 42, टोटल हो गया 42 मीटर बटा 2 अर्थात 21 मीटर इसका अर्ध परिमाप अर्थात S होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस तरह S के स्थान पर हम 21 मीटर, 21 माइनस A के स्थान पर हमें 13, B के स्थान पर 21 माइनस 14 और C के स्थान पर 21 और माइनस C तो 15। सारी माप मीटर में है, अतः क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्राप्त होगा।
वर्ग मीटर। इन्हें जब आगे हम हल करते हैं तो 21 के लिए 21 कोष्टक हल होगा, गुणा 21 में से 13 घटेगा, 8 गुणा 21 में से 14 घटता है, 7 और गुणा 21 में से 15 घटता है, तो 6 प्राप्त होता है। टोटल ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में आती है। 21 को हम 7 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। सभी के हम जब टुकड़े करेंगे बराबर 7 गुणा 3, 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 को 7 के रूप में लिखा जाएगा और 6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 और सारा ये वर्ग मीटर में 7 का और ये 7 का युग्म बन रहा है, अतः 7 गुणा 3 का और 3 का युग्म, अतः 3 गुणा इन दोनों का युग्म, अतः 2, इस 2 और इधर वाले 2 का दोनों का युग्म बन रहा है सारी माप मीटर स्क्वायर में। 7 या 21, 21 गुना 42 और 42 गुना 84, 84 वर्ग मीटर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। त्रिभुज का हमें आधार 15 मीटर दिया गया है, तो हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकेंगे। त्रिभुज एवं समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, अर्थात दोनों का आधार एक ही है, अतः दोनों की ऊंचाई भी समान होगी। दोनों की ऊंचाई भी समान होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वो होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर चुके हैं। हमें ऊंचाई का मान परिकलन करना है ताकि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सके, इसलिए हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर प्राप्त हो चुका है, तो हम 84 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के सापेक्ष 1/2 गुणा आधार के सापेक्ष लगाएंगे तो 15 मीटर गुणा ऊंचाई हमें अभी तक ज्ञात करनी है। ऊंचाई बराबर इधर वाले सारे पद जो भाग में है वो गुणा में होगा, जो गुणा में है वो भाग में बदल जाएंगे, तो 84 मीटर स्क्वायर, यहाँ ये भाग में था तो 2 ऊपर जाकर गुणा में, 15 गुणा में था जो भाग में बदल जाएगा और ये मान मीटर में। 15 6 की 90, 15 5 75, यानी कि 5.5 बार लगभग ये इसे काटेगा। जितना भी होगा एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं। 84 को 2 से गुणा करते हैं 168 प्राप्त होता है। 168 मीटर स्क्वायर बटा 15 मीटर, और ये हमें ऊंचाई प्राप्त होगी। 15 का भाग है 15 8 115 था 150 और 11 तो होएगा 165, बचेगा 3, शेषफल बचेगा 3। 3 को दशमलव लगाकर 30 बनाएंगे तो 15 का भाग जाता है 2 बार, अतः 11.2 मीटर बराबर ऊंचाई। अब ऊंचाई जब त्रिभुज की प्राप्त होगी, दोनों की ऊंचाई हमें स्पष्ट था कि समान होगी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल होगा एक आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई। आधार है उसका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई त्रिभुज के सापेक्ष बराबर आधार 10 मीटर और ऊंचाई 11.2 मीटर। 11.2 को 10 से गुणा करते हैं 112 मीटर, मीटर को मीटर से तो मीटर का स्क्वायर,
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। संपूर्ण समलंब का क्षेत्रफल, हमें समलंब का ज्ञात करना था। समलंब का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर। 84 और 12 96, अर्थात 196 वर्ग मीटर। अतः समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर होगा। दोनों त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के सापेक्ष हमें पहले परिकल्पना करनी होती है और उस परिकल्पना के आधार पर ही हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि हम इसकी ऐसी परिकल्पनाएं नहीं करते हैं, अगर उलझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे तो वास्तव में हम हल नहीं कर पाएंगे।